क्लास 10th इकोनॉमिक्स चौथा अध्याय हमारी वित्तीय संस्थाएं का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। मुद्रा बाजार की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहली बात, मुद्रा बाजार में कौन सी वित्तीय संस्थाएं आती है? तो वो आता है बैंक, व्यावसायिक बैंक आते हैं जितने भी बैंक हैं, और उसके बाद बैंकर आते हैं। ये दोनों मुद्रा बाजार में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर आपको पहले यहाँ से प्रारंभ करना है। वित्तीय संस्थाओं को प्रायः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट की वित्तीय संस्थाएं, और दूसरा है पूंजी बाजार की वित्तीय संस्थाएं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको लिखना भी है एक साथ। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाएं जो है क्या करती हैं? साख या ऋण का अल्पकालीन लेन देन करती हैं, जो बैंक होते हैं। ठीक है, तो आइए, तो पहले आप जो हाईलाइट किए गए हैं वो आपको यहाँ से यहाँ तक आप पहले लिखिए। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है ये मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुद्रा बाजार की वित्तीय संस्थाओं में बैंकिंग जो संस्थाएं हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय मुंबई है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन एवं नियंत्रण करता है। यह साख मुद्रा का नियंत्रण तथा सरकार एवं बैंकों के बैंकरों का कार्य भी करता है। तो ये लिखते हुए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जिसमें इसका कार्य भी आ जाता है। और इसके बाद थोड़े से आपको इसमें यह भी बात लिखना है कि मुद्रा बाजार में जो देसी बैंकर हैं, और देसी बैंकर में कौन शामिल होते हैं? साहूकार, महाजन, सेठ, ये सारे मुद्रा बाजार में का ये भी एक रूप है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला जो है आसानी से समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, पूंजी बाजार क्या है? इनके कार्यों की हमें विवेचना करना है। तो पूंजी बाजार को समझना काफ़ी आसान है। तो वित्तीय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पहला मुद्रा व्यवस्था जिसमें बैंक आ जाते हैं, और दूसरा पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार में शेयर मार्केट आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले पूंजी बाजार की परिभाषा यानी इसके बारे में क्या है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का तात्पर्य उस बाजार से है जो दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन करता है, वो पूंजी बाजार कहलाता है। यह उद्योग को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराता है एवं केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को मध्यम अवधि में क्या करता है? ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें शेयर बाजार शामिल हैं। तो आइए इसके बाद कार्य देखते हैं। हमें कार्य भी बताना है पूंजी बाजार के। पूंजी बाजार के कार्य, पहला आर्थिक विकास। पूंजी बाजार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के समान स्थिति को दर्शाता है। ये पूंजी बाजार का पहला कार्य हो गया। इकोनॉमी जो कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा देखिए, बचत की आदत को बढ़ावा देना। पूंजी बाजार बैंकिंग संस्थानों निवेशकों को अधिक बचत करने के लिए सुविधाएं और प्रावधान प्रदान करते हैं। तीसरा, स्थिर और व्यवस्थित सुरक्षा मूल्य। फंड जुटाने के अलावा पूंजी बाजार शेयरों की कीमतों को स्थिर करने में मदद करते हैं। तो ये हो गई पूंजी बाजार के कार्य। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, बिहार की वित्त व्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की भूमिका की विवेचना हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, बिहार की वित्तीय संस्थानों में वर्तमान ढांचों को नीचे चित्र के द्वारा दिखाया गया है। तो बिहार के वित्त व्यवस्था में व्यावसायिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इनकी क्या भूमिका है? वित्त के संस्थागत स्रोतों में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक बैंक कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों को साख प्रदान करते हैं या ऋण प्रदान करते हैं, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाएं मुख्यतः कृषि एवं ग्रामीण साख की व्यवस्था करती है। यद्यपि व्यावसायिक बैंकों में राष्ट्रीय बैंकों के साथ ही निजी व्यावसायिक बैंक और विदेशी बैंक भी शामिल हैं, लेकिन बिहार की वित्त व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ही आधारित है। तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको थोड़े से ये भी लिख लेना है। यहाँ देखिए, बिहार में व्यावसायिक बैंक कृषि ऋण प्रदान करने के मुख्य स्रोत हैं।
बिहार के कुल ऋण वितरण में लगभग 61.2% इन्हीं के माध्यम से होता है। तो ये दोनों लिख लेना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे नाबार्ड कहा जाता है, कि कार्यों की व्याख्या हमें करना है। तो हमें यहाँ पे नाबार्ड के कार्यों का विवेचना करना है, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसे नाबार्ड कहा जाता है। तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, बिहार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। देश में कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा इन कार्यों में संलग्न विभिन्न संस्थाओं के कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1982 में इस बैंक की स्थापना की। किस लिए की? तो इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य है देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साख उपलब्ध करना, यानी लोन देना, पैसे कृषि के लिए और अन्य आवश्यकताओं की कृषि संबंधित आवश्यकताओं के लिए, क्रियाकलापों के लिए इसे लोन प्रदान करती है, साख प्रदान करती है। तो ये सारे लिखने हैं, यहाँ से भी लिखना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को निवेश एवं उत्पादक ऋण देने वाली संस्थाओं की पुनर्वृत्ति के लिए मुख्य प्रतिनिधि कार्य करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पुनर्वास योजना तैयार करना, उन पर निगरानी रखना तथा ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं का पुनर्गठन एवं उनके कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना है। तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। ये सारे लिखते हुए इस बैंक का एक अन्य कार्य कौन सा है? ये रहा, ऋण वितरण प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी संस्थागत व्यवस्था को विकसित करना है। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है लेकिन आपको वहीं तक लिखना है इसका आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये रहा, आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आज सभी प्रकार के उत्पादक क्रियाओं के लिए वित्त या साख की आवश्यकता होती है, अतः देश एवं राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए वित्तीय संस्थाओं का विकसित होना अनिवार्य है। आधुनिक समय में अधिकांश भुगतान चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड्स आदि के माध्यम से किए जाते हैं। इनके द्वारा लेन देन तथा ऋण आदि का भुगतान अधिक सुगमता एवं और शीघ्रता से किया जा सकता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधाएं, साख की गारंटी इत्यादि से व्यापार का जोखिम और लागत दोनों घट जाता है। एक विकसित वित्तीय प्रणाली राष्ट्र की बचत को एकत्र करने और उसके उचित निवेश में सहायक होती है। वित्तीय संस्थाएं बचत एवं निवेश करने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ स्थापित करती है, ठीक है, यानी उनको जोड़ती है। वित्तीय संस्थाएं बचत एवं निवेश करने वाले व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ स्थापित यानी माध्यम का कार्य करती है। तो यहाँ तक लिख लेना है। इसके कार्य हो गए आर्थिक विकास के वित्तीय संस्थानों की भूमिका। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से समझना है इसका आंसर, व्यावसायिक बैंकों के कार्य। तो आपको लिखना है व्यावसायिक बैंकों के कार्य किसी भी देश के, तो आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सामान्यतः एक व्यावसायिक बैंक के कार्य निम्नलिखित है। तो पहला काम कौन सा है? जमा स्वीकार करना। और कितने कार्य हैं? 3 कार्य हैं। पहला काम है जमा स्वीकार करना, तो आपको तीनों काम एक साथ लिखना है। जमा स्वीकार करना, और दूसरा कार्य भी आपको एक साथ लिखना है, ये ऋण या कर्ज देना, और तीसरा कार्य लिखना है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। ये आपको तीनों को एक साथ लिखना है और इनके बारे में लिखेंगे, सबके बारे में लिखना है। पहले हम लिखेंगे जमा स्वीकार करना, तो आप पहले लिखिए जमा स्वीकार करना, लिख के ऐसे डैश दीजिए। तो ये लिखना है, लोगों की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना व्यावसायिक बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। वे इस अतिरिक्त धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, इन पर उन्हें ब्याज मिलता है। तो व्यावसायिक बैंक प्रायः निम्नलिखित 4 प्रकार से जमा स्वीकार करते हैं। पहला हो गया अस्थायी जमा, ये भी लिखना है। दूसरा चालू जमा, तीसरा संचयी जमा और चौथा आवर्ती जमा।
बस इनके बारे में लिखना है, बस ये आपको लिख लेना है जो लाल से, इनके बारे में नहीं लिखना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला, जमा स्वीकार करना। तो अब हम लिखेंगे दूसरे के बारे में, ऋण या कर्ज देना, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ तक लिखना है। और बैंक ऋण प्रदान करने के मुख्य तरीके निम्नांकित है। तो ये सिर्फ तरीका लिखना है, इनके बारे में लंबा नहीं ले जाना है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। कितने तरीके हैं? टोटल 4 तरीके दिए गए हैं। तो इनके बारे में बस यही लिखना है, प्रकार बताना है। इसके बाद तीसरा जो बैंक का काम है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, तो ये लिखना है। और सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य को बैंक निम्नलिखित कार्य आते हैं। तो कार्य कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। तो 5 कार्य हो जाते हैं सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। तो ये इसका आंसर हो जाता है सारा। तो इसके बाद देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 7वां है। सहकारिता क्या है? भारत में सहकारिता के विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। तो ये रहा सहकारिता कॉरपोरेशन। सहकारिता का अर्थ मिलकर कार्य करना है। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है जो सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक हितों की वृद्धि के लिए समानता के आधार पर स्थापित किया जाता है। इस प्रकार का संगठन सामूहिक हित के लिए कार्य करता है। सहकारिता क्या है? ये एक ऐच्छिक संगठन है। आप इसमें चाहे तो भाग ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, ऐच्छिक है। और इसका काम क्या है? लोगों की आर्थिक और सामाजिक जो विकास है उनको बढ़ावा देता है। ये सहकारिता, ये मिलकर कार्य करना होता है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर यहाँ से प्रारंभ करिए। आप चाहे तो ये सभी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और भारत में सहकारिता के विकास के बारे में लिखना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, किस तरीके से भारत में सहकारिता का विकास हुआ वो बताना है। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न, हमारे देश में सहकारी बैंकों के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो ये रहा इसका आंसर, आप आसानी से कर सकते हैं। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो पहले आपको यहाँ से लिखना है, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में इन बैंकों के 3 मुख्य रूप हैं। पहला, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक। तो पहले के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, बस यहीं तक लिख लीजिए। इन बैंकों को जिला सहकारी बैंक कहते हैं, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ लिखना है राज्य सहकारी बैंक, तो इसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ तक हो जाएगा, आप चाहे तो सारे भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा है इसका प्रकार, भूमि विकास बैंक। तो ये रहा भूमि विकास बैंक, बारे में आप यहाँ तक लिख लीजिए। भूमि विकास बैंक किसानों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार ऋण सिंचाई, ट्रैक्टर जैसे महंगे कृषि यंत्र, पुराने ऋणों के भुगतान तथा भूमि के स्थायी सुधार के लिए होते हैं। तो आप यहाँ तक इस लिख लीजिए। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे इसका अगला अध्याय कौन सा अध्याय है, आइए उसको देख लेते हैं। इसका अगला अध्याय है रोजगार एवं सेवाएं, अध्याय 5। तो हम इसका सलूशन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।